नमस्कार, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे भारत में बैंकिंग व्यवस्था के बारे में, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। तो भारत में बैंकिंग व्यवस्था उसी समय से आ गई थी जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में कार्य कर रहा था। तो भारत में सबसे पहला जो बैंक 1770 ईस्वी में कलकत्ता में बनाया गया था, स्थापित किया गया था, वो अलेक्जेंडर एंड कंपनी एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिन्होंने यहाँ पर बैंक जो है स्थापित किया था। हालांकि यह बैंक 62 साल ही चल पाया। 1832 ईस्वी में बैंक बंद हो गया था, लेकिन यह भारत का पहला बैंक था और इस बैंक में सोने तथा चांदी के सिक्के भी जो है रखे गए थे। उसके बाद अंग्रेज जो है अपने ही जो निजी कार्य को सरल और सहज बनाने के लिए जो है इन बैंकों की स्थापना करते हैं और वो अधिकांश जो है वो समुद्र के किनारे ही इन जहां वो शहरों में रहते हैं, जहां से उनको कच्चा माल ले जाने में, इंग्लैंड समुद्री रास्ते से ले जाने में आसानी रहती थी, वहीं ये बैंक खोलते हैं। चाहे अब बंगाल की बात कर ले, कोलकाता की बात कर लेते हैं, बैंक ऑफ हिंदुस्तान कोलकाता में खोला। उसके बाद 1806 ईस्वी में क्या करते हैं, बैंक ऑफ कलकत्ता, बाद में 1809 में इसका नाम जो है बैंक ऑफ कलकत्ता जो हो जाता, बंगाल हो जाता है। बैंक ऑफ कलकत्ता से बैंक ऑफ बंगाल हो जाता है। उसके बाद 1840 ईस्वी में वो बैंक खोलते हैं बैंक ऑफ मुंबई। 1843 ईस्वी में वो बैंक खोलते हैं बैंक ऑफ जो है मद्रास, जिसका वर्तमान में नाम चेन्नई है। चेन्नई का जो पुराना नाम क्या था वो मद्रास था। उसके बाद आगे चलकर 1865 ईस्वी में जो है पहली बार जो है भारत के बीच में बैंक खोला जाता है, इलाहाबाद में जो बैंक खोला जाता है। तो इलाहाबाद में बैंक खोला जाता है, उसका नाम जो रखा जाता है बैंक ऑफ इलाहाबाद रखा जाता है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर जो रखा जाता है वो भी कलकत्ता में ही रखा जाता है। अधिकांश समय में ये क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है कि बैंक ऑफ इलाहाबाद का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो अधिकांश बच्चे उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद शहर करके आ जाते हैं, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, कलकत्ता में ही है। आपको समझ आ गया होगा कि इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में ही उस समय क्यों रहा होगा। उसके बाद हम आगे चलकर चलते हैं जब, तो 1894 ईस्वी में हम देखते हैं कि भारत का सबसे पहला जो पूर्ण रूप से जो भारतीय बैंक था वो था पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर था वो न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर ना ही मुंबई में रखा गया, ना ही इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में रखा गया, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रखा गया। ठीक है। और पीएनबी बैंक जो है हिमाचल प्रदेश की यदि मैं बात करता हूं तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो शाखाएं हैं वो पीएनबी बैंक की हैं। उसके बाद जो है वो आपका एसबीआई आता है। और यदि हम पूरे भारत की बात करते हैं तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो ब्रांचेज हैं वो एसबीआई बैंक की हैं। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो शाखाएं हैं वो सबसे ज़्यादा भारत में लगभग 22,000 से ज़्यादा जो शाखाएं हैं पूरे ऑल इंडिया में जो है पाई जाती हैं। भारत में नहीं, विदेश में भी, अन्य देशों में भी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांचेज खोली गई हैं। अब बैंकों के बारे में हम बात करते हैं तो जब हम इसके बाद 1894 ईस्वी के बाद जब आगे चलते हैं, उसके बाद होता क्या है कि 1914 में एक कमीशन आता है और वह एक सिफारिश लाता है कि हम क्या करेंगे, एक सेंट्रल बैंक बनाएंगे, तीनों को इकट्ठा कर दिया जाएगा। मतलब तीनों बैंकों को क्या कर दिया जाएगा, इकट्ठा कर दिया जाएगा। अब वो तीन बैंक कौन कौन से हैं, तो मेन जो तीन बैंक हैं वो है सबसे पहला बैंक ऑफ कलकत्ता, या जिसको अगला नाम क्या दिया था, बैंक ऑफ बंगाल जो नाम दे दिया था, और दूसरा जो था वो बैंक ऑफ मद्रास, और तीसरा जो है बैंक ऑफ बॉम्बे। अब इन तीनों बैंकों को इकट्ठा कर दिया है, तीनों प्रेसिडेंसियों के जो बैंक थे उनको इकट्ठा कर देना है, और इनको इकट्ठा कर दिया जाता है 1921 में, और 1921 में इनको नाम दिया जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो बाद में चलकर एसबीआई रूप लेता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तीन बैंकों का एक समायोजन था, इकट्ठा कर दिया गया था इनको तीनों बैंकों को। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद जो है इसको 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो नाम बदलकर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो रख दिया जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो इस समय शाखाएं हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं हैं। उसके बाद आरबीआई का गठन होता है। तो आरबीआई का गठन जो होता है 1934 के बैंक अधिनियम के तहत जो है आरबीआई का गठन होता है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, और इसका जो हेडक्वार्टर रखा जाता है वो कलकत्ता में रखा जाता है। हालांकि 2 वर्ष के बाद 1937 ईस्वी में इसका हेडक्वार्टर जो चेंज कर दिया जाता है और इसको मुंबई ले आया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है मुंबई में।
और वर्तमान में भी इसका जो हेडक्वार्टर है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है या सेंट्रल बैंक भी इसको कहते हैं, केंद्रीय बैंक, मतलब ये सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। उसके बाद जो है 1949 ईस्वी को 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का जो है वो नेशनलाइजेशन कर दी जाती है, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। लेकिन उससे पहले जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद अलग होते हैं 1947 ईस्वी में, तो 1947 से लेकर 1948 ईस्वी तक जो है ये बैंक जो है वो पाकिस्तान में भी कार्य करता है। लेकिन जब भारत आज़ाद हो जाता है और जब इसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है भारत में जनवरी 1949 ईस्वी को, उसके बाद जो है पाकिस्तान का जो हिस्सा है उसको ये छोड़ देते हैं और ये भारत में ही पूर्णतः रूप से अपना कार्यक्षेत्र को बढ़ावा देता है। अब आरबीआई का गठन जो होता है वो किस आयोग के तहत होता है, तो ये भी पेपर में क्वेश्चन कई बार जो है पूछा जाता है। तो आरबीआई का जो गठन होता है वो रॉयल कमीशन के द्वारा, या इसको हम बोलते हैं कि यंग हिल्टन आयोग इसको भी कहा जाता है, या यंग हिल्टन आयोग, या इसको रॉयल कमीशन, शाही आयोग इसको कहा जाता है, जिसके तहत जो है आरबीआई की स्थापना जो है भारत में करी गई थी और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है भारत में कर दिया गया था। बैंकों का बैंक इसको कहते हैं, तो आरबीआई को कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे, तो भारत में जो है आज तक 2 ही बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है कि बैंक पूर्णतः रूप से सरकार के जो है सरकार की देखरेख में और सरकार के दिशा निर्देशों पर जो है कार्य करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीयकरण जो सबसे पहली बार इंदिरा गांधी की सरकार में होता है तो वो 1969 ईस्वी में 1969 में होता है, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण उस समय होता है। जो इलाहाबाद बैंक मैंने आपको 1865 ईस्वी में स्थापित बताया था, वो भी उन 14 बैंकों में स्थापित जो है इसका मर्ज कर दिया जाता है, इसका राष्ट्रीय बैंक में राष्ट्रीयकरण इनका कर दिया जाता है, और अन्य 14 जो है इसके साथ टोटल कुल मिलाकर जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किया जाता है। राष्ट्रीयकरण करने से क्या होता है, तो उसमें देश का फायदा रहता है। बैंक अपनी मनमानी नहीं कर सकता है और बैंक सरकार के दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग ही जो है, या आरबीआई के दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग जो है वो कार्य करता है। उसके बाद दूसरी बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है वो 1980 ईस्वी में, इस समय भी भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे, इनके ही द्वारा, इनके कार्यकाल के द्वारा जो है उसके बाद दूसरी बार भी जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। इस बार 6 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण जो है उसमें किया जाता है। उसके बाद 1994 ईस्वी में एक प्राइवेट बैंक अस्तित्व में आता है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, एचडीएफसी बैंक, जो भारत में इस समय सबसे बड़ा प्राइवेट निजी जो बैंक है, जो एचडीएफसी बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, मुंबई में आता है। भारत में बैंकिंग व्यवस्था में कुछ टर्म्स पेपर में आती हैं, जैसे MICR आती है, RTGS आती है, निफ्ट आता है, NEFT आता है, ये या स्विफ्ट आती है। इस तरीके से जो कुछ टर्म्स कंडीशन पेपर में आती हैं टर्म्स, उनको क्या फुल फॉर्म होती है और क्या उनका मतलब होता है, तो उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यदि हम देखते हैं RTGS और निफ्ट, इन दोनों को हम यदि कॉमन समझ के करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएंगी। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, कई बार इनकी जो है वो फुल फॉर्म भी पेपर में पूछ ली जाती है। उसके बाद नेफ्ट जो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड जो है ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अब ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो कैश से संबंधित हैं, पैसों से संबंधित हैं। तो जो RTGS होता है, तो RTGS जो होता है इसमें जो न्यूनतम मूल्य होता है, वो न्यूनतम मूल्य जो है वो कितना होता है, 2 लाख रुपए, न्यूनतम मूल्य 2 लाख रुपए। और जो NEFT होती है, इसमें न्यूनतम जो मूल्य होता है वो 1 रुपये होता है। न्यूनतम मूल्य कितना रुपये होता है, इसमें 1 रुपये होता है। ठीक है, ये आपको चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी होती हैं। अब RTGS जो है और NEFT में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक जो सेवाएं हैं या इंटरनेट के माध्यम से दी गई सेवाएं हैं बैंकिंग के द्वारा। अब इसमें होता क्या है कि इसमें आप व्यक्तिगत रूप से बैंकिंग टाइम में ही जाकर, जो आपका 10 से 5 या जो भी बैंक का टाइम है उसमें जाकर जो है इंटरनेट के थ्रू जो है या वो पैसा आप भेज सकते हैं, और मिनिमम जिसमें पैसे होंगे वो 2 लाख रुपए का जो है आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इनके नाम फुल फॉर्म से ही पता लग जाता है। और इसमें जो है आप
NEFT जो होती है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो आपके फ़ोन पे जितनी भी ऐप्स चलती हैं, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, और जो भी चलती हैं, उन सारी को जो है NEFT जो है कंट्रोल करती है। यानी 1 रुपये से लेकर इसकी अधिकतम सीमा कितनी भी हो सकती है। आप बैंक में जाकर जो है कितना भी इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी जो सीमा है इसको बढ़ा सकते हैं, जो पैसों की सीमा होती है। तो उम्मीद करता हूं कि RTGS और NEFT आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। उसके बाद एक स्विफ्ट होता है। स्विफ्ट जो है बैंकिंग से संबंधित शब्द है, और इसमें क्या करते हैं कि फ़ौरन से जो पैसे का जो लेन देन है उसके बारे में दिशा निर्देश इसमें दिए जाते हैं, ओनली मैसेज के थ्रू। ये किसी पैसे को ट्रांसफ़र नहीं करता है, लेकिन जितना पैसा ट्रांसफ़र करना है, किस माध्यम से करना है, और कहाँ पर उसका प्रयोग किया जाएगा, व्यापारिक रूप में, किस तरीके से रूप में, वो सारी जो है स्विफ्ट में आती है। कई बार ये भी आपको पेपर में आता है। इसकी फुल फॉर्म आपने खुद देखनी है, ये कार्य आपने खुद करना है। स्विफ्ट जो है एक गाड़ी भी है, उसी की स्पेलिंग की जैसा इसकी स्पेलिंग और बैंकिंग से संबंधित ये टर्म है। अब इसको भी समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम। इसके बाद जैसे MICR पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। MICR, तो MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइज करती हैं। जो ये चेक से संबंधित है। चेक में जो आपके चेक से संबंधित जो उसमें करेक्टर होते हैं, उनको पहचानने की कोशिश जो है MICR के द्वारा करी जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जैसे ATM आ जाता है। ATM भी बैंकिंग से संबंधित ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है। ATM भी 3 प्रकार के होते हैं अलग। ये थोड़ा वाइड चैप्टर हो जाता है कि ये कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। इन यहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है। उसके बाद हम देखते हैं, यदि IFSC देखते हैं, तो IFSC भी जो है बैंक से संबंधित है। IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जो है, इसमें 11 अंकों का ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि IFSC के कितने कोड होते हैं, कितने अक्षर होते हैं, डिजिट होते हैं। तो 11 डिजिट जो है IFSC के होते हैं। तो उसमें से 11 डिजिटों में से यदि हम पहले 4 देखते हैं, तो पहले 4 डिजिट जो है वो बैंक से संबंधित जानकारी देते हैं, और अगला जो होता है वो 0 होता है, और ये फ्री रखा होता है। जो 5वें नंबर का अक्षर है इसमें डिजिट है, वो फ्री रखा है भविष्य के लिए कि यदि इसमें कुछ चीज़ हम ऐड कर सकते हैं। और यदि अगले 6 हम करते हैं, तो अगले 6 जो हैं वो ब्रांच, जो बैंक है आपका, जैसे SBI बैंक है, तो किस ब्रांच का है, क्षेत्र का वो निर्देश क्षेत्र को दर्शाता है। तो ये 11 होते हैं। MICR में जो कोड होते हैं वो 9 होते हैं। MICR में कितने कोड होते हैं? 9 होते हैं, और ये 3-3 करके होते हैं। 3+3+3, और ये आपने ध्यान में रखना है। MICR में 3 होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो, जो पहले 3 होते हैं वो किसी शहर के होते हैं, और जो अगले 3 होते हैं वो उस शाखा बैंक का नाम होता है, और अगले 3 जो होते हैं वो शाखा के होते हैं। जैसे ये बैंक PNB है, और जैसे ये जो है शहर है मुंबई शहर, और ये है मुंबई शहर है, और ये बैंक है यहाँ पर PNB, और यहाँ पर जो है ब्रांच कहाँ पर है, जैसे कहीं पर भी मुंबई का कोई भी छोटा सा क्षेत्र, वहाँ पर जो ब्रांच है। इस तरीके से MICR जो है वो, ये सारी पेपर में जो है क्वेश्चन आती है। एक और चीज़ बैंकिंग में आती है, प्लास्टिक मनी। एक और आती है पेपर में, प्लास्टिक मनी। ये प्लास्टिक मनी क्या होती है? तो प्लास्टिक मनी पेपर में क्वेश्चन कई बार आता है। तो प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को क्या कहते हैं हम? प्लास्टिक मनी जो है कहते हैं। ब्लैक मनी तो फिर अलग टॉपिक हो जाता है। ब्लैक मनी जो है वो क्या होती है? ऐसा धन जिस पर टैक्स ना चुकाया गया हो, उसको काला धन कहा जाता है, ब्लैक मनी कहा जाता है। भारत में जो रुपया है वो उदय कुमार, एक व्यक्ति का नाम आपने याद रखना है। उदय कुमार जो हैं, उदय कुमार जी ने 2010 ईस्वी में जो है रुपए का जो साइन दिया था। इसमें देवनागरी का भी शब्द यूज हुआ है, और इसमें इंग्लिश का शब्द भी इसमें यूज हुआ है। जैसे ये R का आधा भाग इसमें यूज हुआ है, और साथ में इस तरीके से रुपए का जो क्या दिया है उसने सिंबल दिया है। क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है। उदय कुमार जो है इन्होंने ये दिया है। भारत में जो टकशालाएँ हैं, जो जहाँ पर सिक्के बनते हैं, वो बड़ा फेमस शहर है महाराष्ट्र, नासिक। और जहाँ पर नोट बनते हैं वो 4 शहर हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में है, आपका मध्य प्रदेश में देवास है, और भी अन्य शहर हैं। उन 2019 में देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को जो है आपस में मर्ज कर दिया गया, और उसका एक नया नाम बना दिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है नाम इसका कर दिया गया है। वो भी आपको पेपर में ध्यान रखना है। और वर्तमान में जो RBI के
गवर्नर जो हैं वो 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। इससे पहले जो है शक्तिकांत दास थे। वित्त जो आयोग है जो है वो 1 रुपये के नोट पर साइन करता है। बाकी सभी जो करेंसी है वो आरबीआई द्वारा ही क्या कर दी जाती है, आपकी आरबीआई द्वारा ही हस्ताक्षर उसमें किए जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस आपको बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ गए होंगे। यदि हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से इसको समझने की कोशिश करें, जो हमने पढ़ा है उसको यदि हम समरीवाइज तरीके से करें, तो आपको 3 बैंक जो मुख्यतः याद रखने हैं। जैसे सबसे पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो बाद में बंद हो गया, लेकिन उसके बाद जो 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसका 1809 ईस्वी में नाम रख दिया जाता है बैंक ऑफ बंगाल, उसके बाद 1840 और 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ जो है मैसूर जो बनते हैं। इन 3 बैंकों को मर्ज कर दिया जाता है 1921 ईस्वी में, और एक नया नाम दिया जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसबीआई का पुराना नाम क्या था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बना था, लेकिन 1955 में 1 जुलाई को जो है इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या रख दिया जाता है, एसबीआई रख दिया जाता है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार किया जाता है, 1469 में, 1969 में और 1980 ईस्वी में। तो ये और दोनों टाइम में जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जो है देश के होते हैं। 1994 में एचडीएफसी बैंक की स्थापना होती है। उससे 100 साल पहले 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। एचडीएफसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय पहले कहाँ था, कलकत्ता में, बाद में कहाँ बना, मुंबई में बना 1937 ईस्वी में। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछेगा रॉयल कमीशन या शाह कमीशन किससे संबंधित है, या यंग हिल्टन कमीशन किससे संबंधित है, ये एक ही चीज़ है। तो ये आरबीआई के जो है वो आरबीआई से संबंधित, ये आरबीआई के गठन से संबंधित है। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 के तहत हुई थी। और किस के तहत हुई थी, किस अधिनियम के तहत, तो 1934 का बैंक का अधिनियम उसके तहत जो हुई थी। ये उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आप आसानी से समझने की कोशिश करेंगे और इनको याद रखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।